नमस्कार दोस्तों, मैं सर दिलीप यादव। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल। जितने भी लोग जो है एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी जो है अगर जो है सिविल जैसी तैयारियों के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए अगर प्रस्तावना नहीं पढ़े हैं तो एक या दो क्वेश्चन तो उनका जीके जीएस में छूट ही जाता है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना। जैसे कि हम भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों को सबको अपनी संविधान की जो आईना है अर्थात एडमिट कार्ड अर्थात उसकी आत्मा को जरूर हमको याद होना चाहिए। जैसे कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तावना को, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रियम्बल, इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 13 दिसंबर जो है 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब बात ये आई कि प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय देते हैं। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय देंगे। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की मिली हुई है तो जो है आप बताएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिली हुई है। समानता कितने प्रकार की मिली है तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता मिली हुई है। और साथ में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में अपने आप को बंधुत्व अर्थात भाईचारे का व्यवहार रखने के लिए दोस्तों इस प्रस्तावना को अर्थात जो है इस जो है संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तुत किया गया था अर्थात अंगीकृत, अधिनियमित एवं जो है आत्मार्पित किया गया था। दोस्तों यह प्रस्तावना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप प्रस्तावना पढ़ लिए, समझ लीजिए जो है संविधान का आप पूरी की पूरी जो है बायोग्राफी समझ गए कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए इस इंटरेस्टिंग सी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसको। प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में कौन प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस लाइन को अगर हम देखें तो इस लाइन में हमको समझ में आता है कि भारत शब्द का उपयोग प्रस्तावना में केवल 2 ही बार किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत शब्द का उपयोग प्रस्तावना में कितनी बार किया गया? केवल 2 बार। क्वेश्चंस इसी प्रकार से उठते हैं, हम इसको पढ़ते रहेंगे और बारीकियां भी इसकी जानते रहेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत शब्द का उपयोग जो है यहाँ पर कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। यदि पूछा जाए जो है संविधान की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है तो किसके पास है दोस्तों संविधान की सबसे बड़ी शक्ति अर्थात सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है अपने भारत में? तो हम भारत के लोग ही जो है सबसे बड़ी शक्ति हैं अर्थात लोकतंत्र गणराज्य बने हुए हैं। अब देखें तो जो है लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि जो है अपना निर्णय भारत स्वयं लेगा, किसी दूसरे देश के दबाव में अपना निर्णय नहीं लेगा। अर्थात स्वयं का मालिक कौन होगा? अपना भारत होगा। इसके लिए कोई ब्रिटेन, अमेरिका या यूएसएसआर जैसे, रसिया जैसे दोस्त जो है देश जो होते हैं वो हमारे निर्णय पर अधिकार नहीं कर सकते। हम लोग स्वतंत्र हैं अपने निर्णय को लेने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है। अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है समाजवादी। हम लोग क्या हैं? समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं। समाज में हम लोग एक प्रकार का बोलते हैं कि जो है भाईचारे का व्यवहार रख करके चलते हैं। पंथ निरपेक्ष दोस्तों, कहीं कहीं लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को कहीं कहीं क्या लिखा हुआ है? तो धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है। अर्थात बोला जाए तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ध्यान समझना क्या बोले हम, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन हाँ भारत के अंदर रहने वाले सभी धर्मों की क्या करेगा? भारत उसका सम्मान करेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है भारत के अंदर, मतलब भारत का अपना कोई संविधान। जिससे जो है अगर बात करें पाकिस्तान का धर्म है इस्लामिक धर्म, इस्लामिक कंट्री उसको हम बोलते हैं, अर्थात मुस्लिमों वाली देश उसे बोलते हैं। लेकिन भारत को हम लोग ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब लोग क्या हैं? भाई भाई हैं। तो इसलिए जो है पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत अपना खुद का कोई धर्म नहीं है और भारत के अंदर रहने वाले सभी धर्मों क्या करता है? जो है उसको बचाव करता है और साथ में सुरक्षा भी करता है और सम्मान तो करेगा ही करेगा। अब आ गई बारी लोकतांत्रिक की, रिपब्लिक की। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं और गणराज्य किसे कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। रिपब्लिक मतलब होता है और डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि आपका जो सर्वोच्च जो प्रधान होगा, अर्थात आपका जो राष्ट्रपति है वो भी क्या होता है? चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही जाता है। अर्थात डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट जनता के द्वारा ही जो है सांसदों को चुना जाता है, फिर वो सांसद राष्ट्रपति को चुनते हैं। अर्थात दोस्तों अगर हम बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब हुआ कि जो है अपने देश के अंदर जो सर्वोच्च पद है वो भी जनता के द्वारा ही क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? भारत के सभी नागरिकों को क्या करते हैं? जो भारत के समस्त नागरिकों को दोस्तों 3 प्रकार के न्याय देते हैं। कौन कौन से? तो सामाजिक, ध्यान रखना, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के न्याय दिए गए? तो 3 प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय दिए गए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, धार्मिक मत मार देना। धार्मिक ये ऑप्शन में बहुत ज्यादा देता है। धार्मिक न्याय भारत में नहीं है। कौन कौन से हैं? तो सामाजिक प्रकार का है, राजनीतिक और आर्थिक प्रकार का न्याय जो है हमारे प्रस्तावना में चर्चा की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों स्वतंत्रता कितनी प्रकार की जो है हमारे प्रस्तावना में बात की गई है, तो प्रस्तावना के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी? अपने विचारों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, विश्वास, धर्म और उपासना। कितनी प्रकार स्वतंत्रता मिली है आपको अपनी प्रस्तावना में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता मिली हुई है। और न्याय कितना मिला था? 3, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय। लेकिन अगर पूछे जो है स्वतंत्रता कितनी प्रकार की मिली, तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। अब दोस्तों बताइए आप लोग कि समानता कितने प्रकार की मिली? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि समानता 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है प्रतिष्ठा करने की, दूसरा अवसर प्राप्त करने की। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमारी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। तथा उन सभी नागरिकों को, कौन से? भारत के सभी नागरिकों को क्या करने के लिए? किसी भी व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति क्या करने के लिए? गरिमा रखने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए
किसको? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है, और क्या करने के लिए? आपस में भाईचारे का व्यवहार स्थापित करने के लिए जो है दिनांक 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर, एक तारीख ध्यान रखना है, इसी दिन 26 नवंबर के ही दिन जो है आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत। एक बार ये सीक्वेंस ही पूछ लिया था यूपीपीसीएस में, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं कब? 26 नवंबर 1949 को करते हैं दोस्तों ये। अब ध्यान रखना, संविधान अगर हम कहें पारित होना, तो संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान कब लागू हुआ अगर पूछा जाए तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों, न्याय कितनी प्रकार की है? प्रस्तावना में 3 प्रकार की, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय क्या क्या है, तो सभी आपने क्वालिटियां यहाँ पर आप अपनी प्रस्तावना में देख लिए हैं। अब हम इस प्रस्तावना संबंधित जो भी जो है इतिहास में जो है चर्चाएं हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना तो सबको याद रहता है, लेकिन प्रस्तावना की हिस्ट्री को भी याद करना बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। कैसी मिस्ट्री है? वो हम सभी मिस्ट्री यहाँ कम वो कर देंगे। प्रस्तावना अगर पूछा जाए, प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ, पहले बताइए। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना अभी तक ध्यान रखना है दोस्तों, प्रस्तावना अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। कब हुआ था? वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में संशोधन किए गए और 3 शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में? 3। कौन कौन से? तो एक था सामाजिक शब्द जोड़ा गया था, आप देखे थे, और एक आप देखे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और एक और जोड़ा गया था, उसका नाम है जो है सामाजिक पंथ निरपेक्ष, और एक और है उसका नाम है अखंडता। क्या नाम है? अखंडता। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही शब्द क्या हुए थे? प्रस्तावना में क्या हुए थे? जोड़े गए थे संशोधन के तहत। अब हम और आगे डिस्कस करें कि जो है प्रस्तावना में क्या क्या और चर्चाएं हैं। तो प्रस्तावना में हम और पूछे कि और क्या क्या चर्चाएं हैं दोस्तों। प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है? पहले क्वेश्चन ये बना, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसके लिए 3 प्रकार के केस आए हुए थे। कौन कौन से आए थे? तो एक था मदन गोपाल केस। कौन केस था? मदन गोपाल केस आया था, 1959 में आया हुआ था। दूसरा जो केस आया हुआ था बेरूबारी यूनियन केस आया हुआ था। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया हुआ था। और जो है केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस 1973 में आया हुआ था। तीनों आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? मदन गोपाल केस और बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस 1959, 1960 और 1973 में जो ये तीनों केस आए हुए थे। किसके लिए? प्रस्तावना संबंधित केस थे। मदन गोपाल और बेरूबारी जो यूनियन केस था दोस्तों, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ध्यान रखना, क्या कहें हम? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन दोस्तों जो माना जाता है, जो मान्य हुआ है, वो केशवानंद भारती केस था, 1973 में आया
हुआ था, इसमें बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तभी जो है प्रस्तावना में 1976 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। तो दोस्तों आपको पता चल गया प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। किस केस के तहत? तो केशवानंद भारती केस के तहत जो माना जाता है। और संविधान का अंग नहीं है तो इस तीनों केस को आपको ध्यान रखना है, मदन गोपाल बेरुबारी और केशवानंद भारती केस। आगे हम डिस्कस करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में क्या क्या विचार रखा गया है लोगों के द्वारा। प्रस्तावना के बारे में क्या क्या विचार रखा गया है लोगों के द्वारा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर के.एम. मुंशी, कौन? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना क्या है? तो बताएंगे प्रस्तावना हमारे भारत देश का प्रस्तावना हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का गणराज्य का भविष्य फल है। गणराज्य का भविष्य फल है। ये कौन कहा था कि प्रस्तावना हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? प्रस्तावना के बारे में तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है? आत्मा है। संविधान की कुंजी है। संविधान का आभूषण है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इन सब के बारे में संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण भाग, इन सब के बारे में दोस्तों पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कहा गया था। पंडित ठाकुर दास भार्गव के द्वारा ही कहा गया था प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाग है। दोस्तों इसके बाद आए थे अर्नेस्ट बेकर। अर्नेस्ट बेकर जब आए हुए थे तो इसको ध्यान रखना है, ये एक ब्रिटिश जो है संविधान विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा कहा गया था प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? तो कुंजी नोट है। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये अर्नेस्ट बेकर के द्वारा कहा गया था। इस प्रकार से दोस्तों प्रस्तावना का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि प्रस्तावना कब आया, कैसे आया, क्या क्या उसमें संशोधन हुए, क्या क्या जोड़ा गया, इन सब के बारे में ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या बताएंगे? आपको हम यही बता देते हैं कि प्रस्तावना में जो न्याय मिला हुआ है, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द जोड़े गए हैं, 3 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये जो है रूसी क्रांति से आए थे। कहाँ से आए थे? रूसी क्रांति से आए थे, जो वर्ष 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति के तहत प्रस्तावना में न्याय शब्द जोड़े गए थे। वहीं अगर हम बात करें प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द जोड़ा गया था, कौन? स्वतंत्रता जो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यह फ्रांसीसी क्रांति के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत? फ्रांसीसी क्रांति तहत जोड़ा गया था 1979 में। 1979 में जो है क्या हुआ था? 1779 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के तहत जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से प्रस्तावना का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं।